ठीक है। तो अपने संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ा था, जैसे क्या क्या हो गया था, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, और ये सारी की सारी संख्याएं किसमें आती है, वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक या रियल नंबर। अब देखिए और इनको हम जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इनको और किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, वो देखो आप। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या क्या हो सकती है, पूर्णांक संख्याएं सम संख्या हो सकती है या फिर विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है वो सम संख्या भी होती है और विषम संख्या भी होती है। ठीक है, तो सम संख्याएं, सम संख्याएं किसे कहते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर। ये होती है ओड नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है, इवन नंबर कौन सी होती है, जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर या सम संख्याएं। जैसे -4, -2, 0, 2, 4, 6 और इस तरीके से इनकी संख्या ये अनंत होती है। चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। विषम संख्याएं क्या होती है, वह संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। और सम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उनको क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। अब देखिए इन सम संख्याओं और विषम संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, तो ये आपके काम की चीज़ है, इनको आप ध्यान रखना। अभी इन पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले आप यहाँ ये समझिए कि इनमें सम संख्याएं और विषम संख्याएं। देखो, दो सम संख्याओं को जोड़े तो हमें जो मिलती है, अगर सम संख्या प्लस सम संख्या क्या होगी, एक सम संख्या होगी। दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। ठीक है, विषम संख्या प्लस विषम संख्या, दो विषम संख्याओं का योग भी हमेशा एक सम संख्या होती है। दो विषम संख्याओं का योग क्या होती है, एक सम संख्या होती है। लेकिन एक सम संख्या प्लस एक विषम संख्या, दोनों का योग क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, विषम संख्या। देखो ये देखने में बहुत मामूली चीज़ लगती है लेकिन बड़ी काम की चीज़ है। देखना कैसे, जैसे पहले आप समझ लो इस चीज़ को कि ऐसा होता तो रियल में है ना। जैसे सम संख्याएं हमने जो भी ली है, उन दो सम संख्याओं को जोड़ो तो आपको सम संख्या मिलेगी। लेकिन बहुत से लड़कों को ये भी डाउट रहता है कि 0 है वो सम संख्या है या विषम संख्या या कुछ नहीं होती है। तो 0 एक सम संख्या है। कैसे, देखो आप कोई भी दो सम संख्याओं को जोड़ो,
जैसे मैं 0 को सम संख्या मान के करूँ तो 0 + 2 क्या हो जाएगी 2। दोनों को जोड़ने पर क्या मिली हमें सम संख्या। इसका मतलब क्या है 0 एक सम संख्या है। 4 + 6 10 ये भी एक सम संख्या है। ऐसे ही विषम संख्याएं 1 + 3 4 5 + 9 14 है। तो दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है एक सम संख्या होता है। तो क्वेश्चन पूछते ये सब भी पूछ सकता है कि दो सम संख्याओं का योग है वो एक विषम संख्या होता है। मतलब थ्योरी के रूप में लैंग्वेज के रूप में अगर क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है इस तरीके से, ठीक है। और सम और विषम का योग क्या होता है विषम, सम 2 हो गई, विषम 3 हो गई, 5 ये हमेशा एक विषम होता है, ठीक है। अब ये है कि दो सम संख्याओं का योग और दो विषम संख्याओं का योग हमेशा 2 से विभाजित होगा, क्योंकि एक सम संख्या मिलेगा। बात को ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं कि दो सम संख्याओं का योग और दो विषम संख्याओं का योग हमेशा 2 से विभाजित होगा पूर्णतः, क्योंकि क्या मिल रही है हमें सम संख्या। लेकिन दो विषम और दो सम संख्याओं का योग 4 से विभाजित हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या दो सम संख्याओं का योग 4 से विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परंतु ऐसे ही दो विषम संख्याओं का योग है वो 4 से विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 से विभाजित होगा ही। जैसे अगर मैं कहूँ कि दो सम संख्याओं का योग है वो 4 से विभाजित हो तो कौन सा हो जाएगा, जैसे 22 + 2 कर लो आप 24, ठीक है 4 से विभाजित होता है। लेकिन 22 + 4 करो, 22 + 4 22 + 4 26, ये 26 है वो 2 से तो विभाजित होता है पर 4 से विभाजित नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है दो सम संख्याओं का योग सम संख्या 2 से तो विभाजित होगा पर 4 से विभाजित हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे ही सेम विषम संख्याएं ये देख लीजिए 1 और 3 2 से भी विभाजित होता है और 4 से भी विभाजित होता है, लेकिन 5 और 9 14 इसमें 2 का तो भाग जाता है पर 4 का नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीज़ भी है कि ध्यान रखने वाली है, क्योंकि आजकल थ्योरी के क्वेश्चन है वो कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चन है क्योंकि वो पुराना है, पैटर्न चेंज हो रहा है, अब जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो हर एक एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सम संख्या और सम संख्या होती है। अभी देखो इनकी प्रॉपर्टी है वो गुणा की वाली ध्यान में रखना एक चीज़ क्या यार, और विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना कि 0 है वो एक सम संख्या होती है। अगर किसी के दिमाग में कुछ गलतफहमी हो तो वो इसको क्लियर कर लेना। फिर भी नहीं मानने में आए तो वो ये प्रॉपर्टीज होती है सम और विषम संख्याओं की, उनको यहाँ वैल्यूज इनकी पुट करके पता कर सकते हैं कि 0 है वो सम संख्या होती है या नहीं होती। जैसे अब एक चीज़ और गुणा, ये तो बात हो गई जोड़ की। अगर हम गुणा की बात करें तो दो सम संख्याओं का गुणा हमेशा एक सम संख्या होती है। देखो सम संख्या गुणा सम संख्या यह एक विषम संख्या होती है। दो सम संख्याओं का सम संख्या होती है। दो सम संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होती है कि सम संख्या होती है। और एक सम संख्या और दूसरी विषम संख्या का गुणा हमेशा एक सम संख्या होती है। आप कोई सा भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या विषम संख्या लेके कोशिश कर सकते, देख सकते हो अपना खुद से कि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। बिल्कुल सही है कि सम और सम का गुणा है हमेशा सम संख्या होती है, और सम और विषम का गुणा भी एक सम संख्या होती है। और विषम का विषम से गुणा, विषम संख्या को अगर किसी विषम संख्या से गुणा करें, देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है। और 10वीं क्लास से छोटी क्लास मतलब 10वीं तक की ही चीज़ें हैं ये। कोई सोचे कि यार ये थ्योरी की पता नहीं कौन सी चीज़ें बताने लग गए, क्या बताने लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इन पे बेस्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं इस तरीके से कहूँ
दो सम संख्याओं का गुणा, अगर मैं आपको लैंग्वेज के रूप में दे देता हूँ कि दो सम संख्याओं का गुणा हमेशा 4 से विभाजित होगा। ठीक है, यही बात। दूसरा क्या बोल सकता हूँ मैं कि एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का गुणा हमेशा 4 से विभाजित होगा। इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं हो, वही चीज़ें आपने भी पढ़ी है, लेकिन वो बहुत टाइम हो गया, इस वजह से अब हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं रही हो, जिनके हैं उनकी रिमाइंड हो जाएगी। अब देखो, आपको बोलते हैं कि इनमें से कौन सा है वो कथन सही है और कौन सा गलत है, तो बताओ। दो सम संख्याओं का गुणा हमेशा 4 से विभाजित होगा, और एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणा हमेशा 4 से विभाजित होगा। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? देखो, पहला सही है, दो सम संख्याओं का गुणा हमेशा 4 से विभाजित होगा। आप देख लो, ये तो होगा ही होगा। 10 20 हो गया, 6 8 वाला तो ले भी नहीं सकते, 6 12, क्योंकि दो सम संख्या है। देखो, सम संख्या सीधा सा है कि सम संख्या होगी तो दो, अगर हम इसको पहले से, अगर कोई भी सम संख्या ले लो आप, मैं ले लेता हूँ 72 और 84, ये ले ली। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा, क्योंकि एक बार, और अगर एक संख्या ऐसी हो कि एक बार जैसे 82 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 82, 82 और 72 ले लिया, लेकिन अगर 2 से, देखो 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, तो कम से कम एक बार है वो तो इसमें चला ही जाएगा। एक बार तो इसमें, अगर यहाँ मैं 70 ले लेता हूँ, तो एक बार 2 का जाएगा। अब इसका 35 आ जाएगा और इसका 41 आ जाएगा, लेकिन एक बार तो भाग चला ही गया ना। तो दो सम संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो जो उनका रिजल्ट हमें मिलता है वो हमेशा 4 से विभाजित होगा। और एक सम और एक विषम का गुणा 4 से विभाजित हो ये ज़रूरी नहीं है, 4 से विभाजित हो ये ज़रूरी नहीं है। आप कोई सा भी संख्या, अभी हमने किया था 2 को 5 से गुणा किया, सम और विषम का गुणा है 10, 2 से तो विभाजित है पर 4 से नहीं है, लेकिन 4 से विभाजित हो भी सकता है। वो कंडीशन कैसे? जैसे कोई 4 से भाग देने वाली संख्या है, उसी से हम उसको, जैसे 4 की कोई गुणज संख्या है, उसी से गुणा कर रहे हैं किसी संख्या को। जैसे किसी को 8 से गुणा किया है हमने, ये ले 5 को हमने 8 से गुणा किया है, तो ये 4 से विभाजित होगी। तो हो सकता है, लेकिन हमेशा ये बात सही हो ये नहीं होगा। तो पहला कथन है वो तो सही है, दूसरे वाला गलत है। तो सवाल है वो इस तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे देखो, ये जो प्रॉपर्टीज थी इसमें भी आप 0 को रख के देख सकते हो कि 0 एक क्या है, सम संख्या है। अब ये क्वेश्चन, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि m व n दो सम संख्याएं हैं, m व n दो सम, ये एक जोड़ा हो गया, दो सम संख्याओं के लिए कितने मान संभव है यदि
m गुणा n, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है? ये कुछ कोई भी नंबर आगे दे दिया, ठीक है, ये इतना, इन दोनों को m और n को गुणा करने पर हमें यहाँ कोई ऐसी संख्या मिलती है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ कि m और n के ऐसे कितने जोड़े संभव है, जो दोनों सम संख्याएं हो, m और n दोनों सम संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं कि इन दोनों का गुणा करने पर मेरे को ये मिले। ठीक है, कोई भी यहाँ कुछ भी हो सकता है, 5, 7, 8, 9, आगे और भी संख्या, कितनी भी संख्या कैसी भी हो सकती है। तो ऐसे कितने मान संभव है m और n के? तो यहाँ देखिए हमें क्या दे रखा है, एंड में क्या दे रखा है, क्योंकि हम जब बाध्यता के नियम पढ़ते हैं तो कहते हैं अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो उस संख्या में 4 का भाग जाता है, नहीं तो नहीं जाता। तो ये अंतिम 2 अंक है वो 4 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये जो भी संख्या होगी इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग नहीं जाएगा तो ऐसा इनका एक भी जोड़ा नहीं होगा सम संख्याएं, क्योंकि फिर ये सम संख्याएं होगी ही नहीं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि 2 सम संख्याओं का गुणा है वो हमेशा 4 से विभाजित होता है, पर यहाँ ये 4 से विभाजित संख्या नहीं हो रही है, इसका मतलब इनका m और n का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है कि ये 2 सम संख्याएं हो और उनको गुणा करने पर हमें इस प्रकार की कोई संख्या मिले। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को हम किस जैसे सम संख्या और विषम संख्या में बांट सकते हैं। अब आगे देखिए, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, हमने जो पढ़ा पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को जब संख्या रेखा पर हम क्या मानते हैं, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से लेकर पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, जिनको हमने धनात्मक पूर्णांक को क्या बोला था, ये धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटेजर है, और ये नेगेटिव इंटेजर है, और जीरो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। तो जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम और किस भागों में बांट सकते हैं, क्या कहते हैं, एक तो अभाज्य संख्या, ठीक है, एक आ जाएगी इनमें एक, और एक भाज्य संख्या। तो धनात्मक पूर्णांकों को हमने किन 3 भागों में बांट लिया, अभाज्य संख्या, एक और भाज्य संख्या। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, एक न तो भाज्य संख्याओं में आती है न अभाज्य संख्याओं में आती है। तो एक को हम न तो भाज्य संख्याओं में रखते हैं न ही अभाज्य संख्याओं में रखते हैं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, एक को अभाज्य संख्या क्यों नहीं मानते, क्योंकि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 फैक्टर हो, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 गुणनखंड होते हैं। 3 के 2 गुणनखंड क्या होता है, 1 और 3, 5 के 1 और 5, मतलब गुणनखंड क्या होता है, वह संख्या जिसका इसमें पूरा भाग जाता है। जैसे 3 में 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी। हमने क्या पढ़ा है कि भाई अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। अरे यहाँ ये भी इसको अभाज्य संख्या क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं है। जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो अभाज्य संख्याएं हैं। और 2 से ज़्यादा अगर किसी संख्या के गुणनखंड है, 4, 6, 8, 9, 10, ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं, क्योंकि इनके गुणनखंड क्या है, 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, ये होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटी, देखो यहाँ ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन है वो सीधा सीधा पूछा गया है
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या साहब 2 है। छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, या हम कह सकते हैं 2 सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं हमने पढ़ी है उनमें 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं सब भाज्य संख्याएं होती हैं। उनमें उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, या हम कह सकते हैं उनमें एक के और स्वयं के अलावा और भी कई संख्याएं हो सकती है जिनका भाग जाता है। तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी भी है अभाज्य संख्या। कौन है? 2। अब 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 100 से छोटी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है अभाज्य संख्या, वो होती है 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी होती है अभाज्य संख्या, वो होती है 999। अब देखो कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और नहीं, कोई बड़ी संख्या दे दी तो उसको हम कैसे डिसाइड कर, क्या पता, क्योंकि भाग देके कितनी संख्याओं का भाग देंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, जैसे आपको कोई संख्या दे दी, अभी हम 101 की देख लेते हैं कि 101 है वो अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 101 को चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा n² है वो 101 से, मतलब कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का जो वर्ग है वो 101 से ज़्यादा होता है, तो वो होता है 11। तो 11 का वर्ग है वो 101 से ज़्यादा होता है। तो हम चेक कर सकते हैं कि 11 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं अगर उनका 101 में भाग नहीं जाता है तो ये एक अभाज्य संख्या है, और किसी अभाज्य संख्या का भाग चला जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी? 2, 3, 5, 7, ठीक है। 11 का इसमें वैसे भी नहीं जाता, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाता है क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 1 है। 2 का भाग किन संख्याओं में जाता है? जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, उन्हीं संख्याओं में। अगर इकाई के अंक में 2 का भाग नहीं जाता तो उस पूरी संख्या में भी 2 का भाग नहीं जाता। 3 का भाग भी इसमें नहीं जाता क्योंकि इसके अंकों का योग क्या होता है? 2 है। 2 में 3 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी नहीं जाता। 5 का भाग किन संख्याओं में जाता है? जिनके इकाई का अंक 0 या 5 होता है। इसका न तो 0 है ना 5 है, तो इसमें 5 का भी भाग नहीं जाता, और इसमें 7 का भी भाग नहीं जाता। तो आप देख लो 3 बार जाता है, 1 बार जाएगा, फिर 31 में 4 बार जाएगा, तो पूरा भाग नहीं जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 101 क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो आप कोई भी अभाज्य संख्या है उसको अगर चेक करना हो तो देख लो कि वो किसके वर्ग से छोटी है। जिसके वर्ग से छोटी है उससे छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देके उसको देखो, अगर उनमें से किसी से विभाजित नहीं होती है तो वो अभाज्य संख्या है। क्योंकि अब ये है कि हम इसको चेक करने के लिए 50, 55 तक की संख्याओं का भाग तो दे नहीं सकते। कितनी संख्याओं को चेक करेंगे? 3, 4 का, 5 का, 6 का। तो इससे कि हम अभाज्य संख्याओं का देख लेते हैं कि इसका वर्ग करके कि इससे छोटी जो अभाज्य संख्याओं से अगर ये विभाजित नहीं होती है तो ये अभाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं में ये 1 है वो न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। भाज्य संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है वो क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। अब देखो 1 होती है, ये तो अभाज्य संख्याएं होगी। अब एक बात आती है सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं की, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। एग्जाम में आया हुआ सापेक्षिक अभाज्य संख्या। रिलेटिव प्राइम नंबर बोल दें, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर।
सापेक्ष, दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा होता है जो एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य होती है। मतलब उन दोनों में कोई भी संख्या ऐसी संख्या नहीं होती जिसका भाग उन दोनों में जाता है। जैसे 9 और 25, देखो न तो 9 अभाज्य संख्या है न 25 अभाज्य संख्या है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनको बोलेंगे हम सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF मैसेप एक हो, उन संख्याओं के जोड़ों को हम क्या बोलते हैं? सापेक्षिक अभाज्य संख्या। एक होती है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर, ये भी दो संख्याओं का जोड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ये दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है। दो अभाज्य संख्याएं 3, 7, ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े, क्योंकि दो अभाज्य संख्या है तो उनमें कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उनका मैसअप है वो क्या होगा? 1 होगा। तो इससे, पर इसमें क्या होता है कि दोनों अभाज्य संख्याएं होती है। यहाँ जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य भी हो सकती है, एक भाज्य भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन उन दोनों का HCF है वो 1 होगा, चाहे भाज्य हो या अभाज्य हो। लेकिन यहाँ से अभाज्य संख्याओं में क्या होता है? दोनों की दोनों संख्याएं है वो क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। तो हम कह सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या सापेक्षिक अभाज्य संख्या होती है। प्रत्येक सहअभाज्य संख्या, प्रत्येक सहअभाज्य संख्या सापेक्षिक अभाज्य संख्या होगी, लेकिन सापेक्षिक अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। कब होगी? जब दोनों अभाज्य संख्याएं हो, उस कंडीशन में हो सकती है, लेकिन हर एक चीज के लिए, हर एक संख्या के लिए सापेक्षिक अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना। जैसे अब हम एक क्वेश्चन की बात करें, दो सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं को आपका बोलते हैं कि A और B दो सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग क्या है? 10। दो सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं, दो सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं का योग 10 है। ठीक है, दो सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? 10 है, जिसमें क्या है? A बड़ी है किससे? B से। A किससे बड़ी है? B से बड़ी है। तो A और B के कितने मान संभव है? A व B के कितने मान संभव है? A और B के कितने मान संभव है? तो देखो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है जिनका योग क्या हो? 10। एक तो हो सकती है 1 और 9। ठीक है, दोनों का योग क्या होता है? हमने क्या, सॉरी नहीं हो सकती, इसको नहीं मान सकते, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि A बड़ी है। अगर A बड़ी है तो A का मान क्या हो सकता है? 9 और B का क्या होगा? 1। A बड़ी है। और क्या हो सकता है जिनका योग? 2 और 8 और 2, 7 और 3, 6, 4, 5, 5। पर ये तो बराबर आ गया, हमें तो क्या चाहिए? इधर वाला ये बड़ा चाहिए। तो इसको अब देखो, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं या सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जाता है और इसमें भी 2 का जाता है। ठीक, ये भी सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं नहीं है, इसमें भी 2 से भाग जाता है, इसमें भी 2 संख्या भाग, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है। एक तो ये और एक ये, दो ही जोड़े ऐसे, इनके 2 जोड़े संभव है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ऐसे 2 जोड़े संभव है जिनका मान है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ आपको कुछ और वैल्यू भी दे सकता है कि भाई 10 है, 12 है, 15 है, कितनी भी संख्याओं का योग हो जाएगा। तो इससे ऐसे कितने जो युग्म है या ऐसे कितने जोड़े संभव है जिसके लिए ये सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं का योग इतना हो।
एक होते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अगर दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होता है, जैसे 5 और 7, 11 और 13, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम बोलते हैं। अगर दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होता है, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनमें कितना अंतर हो? 2 का अंतर हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर तो ये हो जाता है जैसे 9 है, 25 है, 36 है, जिनका पूर्ण वर्ग है वो 4 है। जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर नंबर हम उसको बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह होती है जिसके फैक्टर्स का योग उस संख्या के बराबर होता है। मतलब ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंडों का योग कितना होता है? उस संख्या के बराबर होता है। जैसे 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 6। तो 6 को छोड़कर उसके बाकी सभी गुणनखंडों का योग क्या होता है? 1 + 2 + 3 6। तो 6 क्या है? एक पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब बात जैसे कोई सवाल आ जाए ऐसा कि इनमें से पूर्ण संख्या कौन सी है? 6, 7, 8, 9। तो क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि यहाँ जो है 9 क्या है? 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, न कि पूर्ण संख्या। 9 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, पर 9 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 9 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1, 3 और 9। 9 को छोड़ने के बाद इन दोनों गुणनखंडों का योग है वो 9 के बराबर नहीं होता है। इस वजह से 9 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो एक दो बातें और। परिमेय संख्याओं की हमने बात की थी, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। सॉरी, दो संख्याओं, कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, पूर्ण संख्या ले लो, उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं, सॉरी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। क्या हो सकती है? अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे मैं अगर बात करूं 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। आपको बोल दे 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताओ, 5 परिमेय संख्या बताओ, तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप? जैसे कोई भी संख्या हो सकती है a और b, तो उसको क्या लिखेंगे? a n + b/n + a। मतलब यहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। n क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है n। तो यहाँ आपको 2, a की जगह क्या है? 2 और b की जगह क्या है? 3। तो 2 × 1 + 3 बट्टे 1 + 1, तो ये क्या हो गया? 5/2। देख लो 5/2, आप मान निकालो क्या है? 2.5, और ये क्या है? इन दोनों के बीच में पड़ती है। तो 5/2 क्या है? इन दोनों के बीच में एक संख्या है। अब n का मान है वो 1 से लेके 2 अनंत तक जाता है, तो आप जितना मान रखोगे उतनी हम परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 3, 2 + 1, तो 4, 7/3। 7/3 क्या होगा? वो भी 2 और 3 के बीच में इसका मान आएगा। तो दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, या दो प्राकृत संख्याओं के, दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। देखिए